हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका इस क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। और द हिंदू एडिटोरियल में शुरू करने से पहले, ये तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है आपका यूट्यूब पर। बाकी पेड कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं आसिस क्लासेस एप्लीकेशन से। इसमें कुछ पेड कोर्सेज आपको ये दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा। चलो साहब, सबसे पहले हम पैराजंबल डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, उसके बाद में आएंगे एडिटोरियल पर। तो पैराजंबल में हमेशा से ही अप्रोच बताता रहा हूं मैं कि आपको पहले ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में आपको दे रखा है सी बी और सी बी, दो बार सी है और दो बार बी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सी की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है ना। सी की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है तो सी पढ़कर देख लो। सी में कह रहा है फ्रॉम फेसिंग इन्फ्लेशन अबाउट द आरबीआईज कंफर्ट बैंड ऑफ 2% टू 6% 2 years ago। तो इसको फेस करते हुए, मतलब सबसे पहले इन्होंने फेस किया महंगाई को। और महंगाई जो थी वो आरबीआई का जो कंफर्ट बैंड होता है, बैंड का मतलब है कि एक लिमिट, एक दायरा। तो आरबीआई का एक दायरा है 2.5 से 6% का। उससे कहीं ज्यादा इन्होंने फेस की महंगाई 2 सालों पहले। फिर गवर्नमेंट अब जो है वो इन्फ्लेशन से निपट रही है बिलो दैट रेंज, उस रेंज से नीचे, मतलब इस रेंज से नीचे निपट रही है, ये कहना चाह रहा है। बी में देखो, जुलाईज रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ 1.55%, द लोवेस्ट सिंस जुलाई जून 2017। जुलाई का जो खुदरा महंगाई है 1.55%, ये अगर जून 2017 से देखोगे तो सबसे कम है। ये इन्फ्लेशन जो है वो ड्रीवन लार्जली बाय ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फूड प्राइसेस। ये ड्रीवन थी, ये उत्प्रेरित थी किससे? फूड प्राइसेस में कॉन्ट्रैक्शन आया था, फूड प्राइसेस कम हुई थी, इसके कारण ऐसा हुआ। अच्छा जी, ठीक है। आगे दे रखा है दिस ड्रॉप इज सिग्निफिकेंट एज इट इंडिकेट्स अ रियल फॉल। ये जो ड्रॉप है, ये जो गिरावट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिकेट करती है। पहली बात तो ये दिस ड्रॉप किसके लिए आ रहा है ये समझ लो आप। ये दिस ड्रॉप जो है वो किसके लिए आ रहा है? तो ये ड्रॉप इसके लिए आ रहा है कि ये लोवेस्ट, सबसे मतलब कम थी, है ना, लोवेस्ट सिंस जून 2017। जुलाई का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 1.55%, ये सबसे कम था, तो यही तो गिरावट है। और ये गिरावट किसके कारण है? फूड प्राइसेस के कारण। इसका मतलब बी के बाद में डी आएगा। ये कॉम्बिनेशन बना। बी के बाद में अगर डी आएगा तो आप ऑप्शन देखिए। बी के बाद डी यहाँ है, यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बचे हुए दो ऑप्शंस में से आएगा। अब आपको इतना ही तय करना है कि स्टार्ट किससे करना है, सी से करना है कि बी से करना है। ठीक है। अच्छा, ए कहाँ आएगा ये और देख लो। द अदर पॉजिटिव, एक और जो पॉजिटिव है। जैसे ये कहा ना इसने कि ये जो ड्रॉप है ये सिग्निफिकेंट है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिकेट करती है, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही। एक और पॉजिटिव बात ये है, इसका मतलब डी के बाद ए आएगा। तो डी के बाद आपको ए चाहिए। अब डी के बाद ए यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन है वो 1 नंबर सही होगा। ठीक है। इस तरह की अप्रोच से अगर आप करते हो पैराजंबल्स, तो आपका टाइम कम लगेगा परीक्षा में और सही आंसर पर आप पहुंच जाओगे। चलो साहब, आज का एडिटोरियल हम डिस्कस करें। एडिटोरियल में पिछले 2 सेशन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाउन फ्रेज। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। सबसे पहले तो टोन जो है इस एडिटोरियल की वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब लेखक है आशावादी चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी वो कुछ बता रहा है कि हाँ, इस आशावादिता के पीछे या उस रास्ते में कुछ रुकावटें भी आ सकती है और चैलेंजेस भी हैं। तो ऐसा करके कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आपको नजर आएगा कि लेखक है ऑप्टिमिस्टिक, चीजों को लेकर पॉजिटिव है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन फिर भी कुछ जो उसमें बैरियर्स हैं, कुछ जो रिस्क हैं, रिस्क फैक्टर्स ने काउंट करवाए हैं, इसलिए मैंने लिखा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। चलो साहब, नाउन फ्रेज आप समझ गए थे। नाउन फ्रेज किसको बोलते हैं? नाउन, नाउन एक तो या तो वर्ड हो सकता है, या फिर वो वर्ड ना हो के कोई शब्दों का समूह हो सकता है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, या प्रेपोजिशनल फ्रेज का। आज हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कैसे निकालते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज में आप ये समझो कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। वही काम अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स करने लग जाए, सीधी सी गणित बता रहा हूं कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं यूं कहूं कि वो एक शब्द ना होकर शब्दों का समूह हो जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, तो हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज नाम दे देंगे। यही डेफिनेशन लिख रखा है यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। शब्दों का वो कोई समूह है जो कि काम करता है किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। यही मैंने कहा, शब्दों का समूह हो जो एडजेक्टिव के रूप में काम करे। और किस लिए काम करे? मॉडिफाई करने के लिए। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है। इट टिपिकली इंक्लूड्स एन एडजेक्टिव एज इट हेड।
मतलब इसमें जो हेडवर्ड होता है, नाउन फ्रेज में हेडवर्ड नाउन होता है, इसमें हेडवर्ड एडजेक्टिव होता है अलोंग विद अदर वर्ड दैट मॉडिफाई और कॉम्प्लीमेंट दैट एडजेक्टिव। अब कुछ अन्य शब्द भी होंगे जो इस एडजेक्टिव को, जो हेड वर्ड है उसको मॉडिफाई करेंगे, है ना, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, सबसे पहली गणित, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए, और वो शब्दों का समूह किस रूप में काम करना चाहिए, एडजेक्टिव के रूप में काम करना चाहिए, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले के रूप में काम करना चाहिए। चलिए एक सेंटेंस मैंने लिया है, इसमें आपको एडजेक्टिव फ्रेज बताना है। फ्रॉम हैविंग टू डील विद एन इन्फ्लेशन लेवल हायर देन द आरबीआईज कंफर्ट बैंड ऑफ 2% टू 6%। मैंने इसको हाईलाइट किया है कि हायर देन द आरबीआईज कंफर्ट एंड बैंड ऑफ 2% टू 6%, ये वाला एडजेक्टिव फ्रेज है, ये वाला एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे? यहां पे आप देखिए हायर देन दे रखा है, ये हायर जो है डिग्री एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख ही रहा है, 1 2 3 4 कितने सारे शब्द हैं, ठीक है। और ये किसके लिए आ रहा है? ये इन्फ्लेशन लेवल के लिए आ रहा है। इन्फ्लेशन लेवल नाउन है ना, एन के बाद दे रखा है। इस नाउन की विशेषता बता रहा है इन्फ्लेशन लेवल कौन सा, जो कि काफी ज्यादा है आरबीआई के कंफर्ट बैंड से, जो कि 2% से 6% है। तो ये पूरा फ्रेज क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। और हम डे बाय डे जब डिस्कस करेंगे, हर दिन हम जब ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो सब समझ में आ ही जाएगा आपको। आगे कह रहा है द गवर्नमेंट, आगे देखो, जस्ट 2 years एगो, ये तो खैर एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो द गवर्नमेंट इज नाउ इन द रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल स्पेस। अब यहाँ रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल किसके लिए आ रहा है? रिलेटिवली जो है वो एक इंटेंसिफायर है, कंफर्टेबल है वो एडजेक्टिव है ना, कंफर्टेबल एडजेक्टिव है, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए रिलेटिवली का यूज किया, ठीक है। ये स्पेस के लिए आ रहा है, स्पेस नाउन है। स्पेस कैसा है ये बताना है, मान लो आपको स्पेस कैसा है ये बताना है, तो आप बताओगे कि स्पेस है ज्यादा कंफर्टेबल है, तुलनात्मक रूप से अधिक कंफर्टेबल है, ऐसा स्पेस है। तो स्पेस नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने इस रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल का प्रयोग किया, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? वैसे आप देखते तो इन प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के बाद में आपको पता है ऑब्जेक्ट लगता है, फिर स्पेस तक का पूरा ही पार्ट अगर हम पढ़ते तो फिर ये नाउन फ्रेज हो जाता प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में। लेकिन हमने पढ़ा कंफर्टेबल तक, जो कि स्पेस को मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग किया, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाया। फिर कह रहा है ऑफ इन्फ्लेशन कमिंग इन लोअर देन दैट बैंड। अब लोअर देन दैट बैंड, तो देखो यहां पे आपको दे रखा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कौन सा? तो इन्फ्लेशन जो कि उस बैंड से नीचे है। भाई इन्फ्लेशन नाउन है, और नाउन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए शब्द समूह कौन सा आया? लोअर देन दैट बैंड आया। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए अगर किसी एक सिंगल वर्ड का प्रयोग ना होकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग होने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी है। इन्फ्लेशन कौन सी? इन्फ्लेशन वो जो कि कम है, ठीक है। इन्फ्लेशन कौन सी? लोअर। अब ये डिग्री एडजेक्टिव की कंपैरेटिव है, तो हेड वर्ड एडजेक्टिव होना ही चाहिए, तो ये एडजेक्टिव आपका आ रहा है ना। तो लोअर देन ये कंपैरिजन हो गया दैट बैंड। बात समझ में आ गई आपको? तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए अगर किसी फ्रेज का प्रयोग आप करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। बाकी ये एक लंबे प्रोसेस का विषय है, एक प्रैक्टिस का विषय है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आगे आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और शेयर किया करो भी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी सीख जाएं। या केवल अपना खुद ही सीखना चाहते हो? आप नहीं चाहते हो कि दूसरे लोग सीखें, हैं आपके मित्र सीखें, ऐसा नहीं चाहते हो क्या? तो आप लोग दोस्तों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, तो आप एक बार उनको भी शेयर करें। चलो सर, लिमिटेड गेन्स के नाम से एडिटोरियल है। गेन्स जो है वो नाउन है यहाँ पे, और लिमिटेड जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन के पहले वर्ब दे रखी है और थर्ड फॉर्म दे रखी है, और नाउन के पहले कोई वर्ब दे रखी हो, मतलब नाउन की विशेषता बताने के लिए आपने किसी वर्ब का प्रयोग किया हो, तो वो वर्ब दो तरीके से यूज हो सकती है। या तो वो यूज हो सकती है थर्ड फॉर्म के रूप में, या फिर वो यूज हो सकती है आईएनजी रूप में। अगर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है तो उसको हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और अगर वो आईएनजी रूप में यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये डिफरेंस होता है। तो गेन्स के बारे में बता रहा है, तो लिमिटेड यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो गेन्स क्या है? गेन्स का मतलब है लाभ। गेन्स का मतलब क्या है? लाभ। मैं लिख देता हूं सारे वर्ड्स। ब्लिप है, ये एक अस्थायी बदलाव है।
वैसे तो इसके कई सारे मतलब होते हैं, डिफिकल्टी को भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है एक अस्थाई बदलाव, थोड़े समय के लिए चेंज आता है उसको बोलते हैं। बाई मच मतलब काफी ज्यादा, बाई मच ये फ्रेज है, इसका मतलब है काफी ज्यादा। फिर बैंड है, इसका मतलब है दायरा, रेंज, स्तर, और रिलेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से, ठीक। देखो अब, तो लिमिटेड गेन्स है, गेन्स का मतलब लिख रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट या बेनिफिट को बोलते हैं। लिमिटेड का मतलब होता है कन्फाइंड, लिमिटेड का एक सिनोनिम क्या डाल सकते हो, कन्फाइंड। तो लाभ कितना है, सीमित लाभ है, किसको लेकर लिखा गया है, इन्फ्लेशन स्पेस को, मतलब जो महंगाई का स्पेस है, मतलब महंगाई का जितना कह सकते हो कि एक क्या कह, जितना जगह ये महंगाई घेर रही है, यूं कह सकते हो, महंगाई का जो स्तर है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन स्पेस, इन्फ्लेशन स्पेस को लेकर लिखा गया है। क्या कहना चाह रहा है, टेम्परेरी ब्लिप इन इन्फ्लेशन, मतलब ये सब्जेक्ट है भाई, जो नए हैं वो समझ लें, जो रेड कलर में दे रखा है वो सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, जिसमें ब्लिप नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका एक डिटर्मिनर है। तो एक अस्थाई बदलाव किसमें, इन्फ्लेशन में, वो क्या करेगा, वो सहायता करेगा, ये इसकी वर्ब है, बट नॉट बाई मच, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक टेम्परेरी ब्लिप जो है इन्फ्लेशन में, एक जो अस्थाई बदलाव है महंगाई में, वो सहायता तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, ये इसका मतलब है। आगे देखिए, तो विल हेल्प यहाँ पे वर्ब हो गई, जिसमें विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्प मैन वर्ब है। आगे क्या कहना चाहता है, आगे कह रहा है फ्रॉम हैविंग टू, अब फ्रॉम प्रपोजिशन है तो आईएनजी लगा दिया इसने, फ्रॉम हैविंग टू डील विद एन इन्फ्लेशन लेवल हायर देन द आरबीआई कंफर्ट बैंड ऑफ 2% टू 6% जस्ट 2 years ago। यहां से शुरू करिए, ठीक है, यहां शुरू किया कि हैविंग टू, हैव टू का मतलब सॉरी, हैव टू का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को करना पड़ता है, अंडर कंपल्सन कोई काम है उसके लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। डील विद जो होता है, एक होता है डील इन, डील इन तो होता है ट्रेड करना, व्यापार करना, और डील विद जो है इसका मतलब होता है हैंडल करना या टैकल करना। डील इन का मतलब तो होता है व्यापार करना, और डील विद का मतलब होता है हैंडल या टैकल। तो यहां से मतलब फ्रॉम हैविंग टू डील विद एन इन्फ्लेशन लेवल हायर देन द आरबीआई कंफर्ट बैंड ऑफ 2% 6%, मतलब पहले कोई टाइम था 2 साल पहले कि डील डील करना पड़ा, हैंडल करना पड़ा महंगाई को, महंगाई के स्तर को, और महंगाई का स्तर कितना था, आरबीआई का जो एक कंफर्ट बैंड हो सकता है, बैंड का मतलब लिख रखा है आपका रेंज या ब्रैकेट, ठीक है। तो आरबीआई का जो एक आरामदायक कह सकते हैं कि आरबीआई इस चीज को हंसते हंसते सहन कर जाएगा, 2% से 6% का जो दायरा था ना, उससे कहीं ज्यादा, उस लेवल से कहीं ज्यादा महंगाई को डील करना पड़ा था, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट इज नाउ इन द रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल स्पेस, अब सरकार जो है उसकी स्थिति, ये महंगाई की स्थिति है समानो स्पेस, तो यहां पे कह रहा है सरकार जो है, इस गवर्नमेंट की वर्ब आ गई इज, नाउ है एडवर्ब है, समय बता रहा है, इन द रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल स्पेस। वैसे तो देखो ग्रामर के दृष्टिकोण से तो यहाँ पे एरर है, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों के साथ में डिग्री है वो पॉजिटिव आती है, याद रखा करो, इसको नोट डाउन कर लेना आप, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, इन दोनों के बाद में डिग्री कैसी आती है, डिग्री आती है पॉजिटिव, ये याद रखें, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ में डिग्री कैसी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां पे मोर नहीं आना चाहिए था, फिर गलत हो गया ये। अब सरकार जो है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है, किसके, इन्फ्लेशन कमिंग इन लोअर देन दैट बैंड, स्थिति यह है कि इन्फ्लेशन अब नीचे आ गई है, और नीचे कितनी, लोअर देन दैट बैंड, उस बैंड से 2% से 6% बैंड से नीचे आ गई है। लोअर डिग्री कंपैरेटिव है देन लग गया, हायर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन लग गया, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। तो यहां से शुरू किया था कि 2 साल पहले तो आरबीआई का कंफर्ट बैंड जो होता है 2% से 6% की महंगाई जो है वो हम सहन कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा लेवल की महंगाई को डील करना पड़ा था। अब गवर्नमेंट जो है वो एक तुलनात्मक रूप से आरामदायक स्थिति में है, क्योंकि महंगाई जो है उस लेवल से नीचे चली गई है, ये मतलब है। बात समझ में आ गई, बहुत आसान सी बात है। ये जो फाइनेंशियल आर्टिकल्स होते हैं
इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, ये वैसे आपको देखने में बड़े मुश्किल से लगते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने इस प्रकार के आर्टिकल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया तो फिर ये आर्टिकल्स आपको बेहद आसान लगने लग जाते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, एक तो बाई मच एक फ्रेज था वो देखा, एक हमने देखा ब्लिप क्या है, एक हमने देखा लिमिटेड गेन्स में लिमिटेड का एडजेक्टिव क्या हो सकता है सिनोनिम, गेन्स का सिनोनिम क्या हो सकता है, बैंड का सिनोनिम हमने देखा, रिलेटिवली के साथ और कंपैरेटिवली के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है ये देखा। आगे चलिए, आगे जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उनका मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एंटायरली शब्द दे रखा है, एंटायरली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से। क्या मतलब है? संपूर्ण रूप से। कंप्लीटली को बोलते हैं, होली को बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका मतलब है संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? संकुचन, मतलब कमी। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, तो इंपॉर्टेंट या नोटेबल कहेंगे। और स्टेटिस्टिकल है, इसका मतलब है संख्या संबंधित कह सकते हो, संख्यात्मक कह सकते हो, संख्यात्मक। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। जुलाईज रिटेल इन्फ्लेशन, देखिए फिर से देखो, रेड कलर में जो दे रखा है वो तो आपका सब्जेक्ट है, ब्लू कलर में दे रखा है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं, ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। जुलाई का जो खुदरा महंगाई है कितनी है? 1.55%। अब इसी के बारे में चर्चा करी कि ये क्या है। ये 2017 से अगर देखेंगे, जून 2017 से, तो सबसे कम स्तर है महंगाई का। वॉज मेड पॉसिबल, ये महंगाई का कम स्तर कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये पॉसिबल हुआ इससे, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म किसका पैसिव होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एंटायरली मतलब कंप्लीटली या फिर होली, बाई द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिडक्शन या श्रिंकेज, संकुचन के कारण इन फूड प्राइसेस, भोजन की कीमतों में। देखो समझो, सीधी सीधी बात तो ये दे रखी है कि जुलाई का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो पॉसिबल किस कारण से हुआ? कि फूड प्राइसेस में कमी आ गई थी, इस कारण से हुआ, भी सीधी सी बात। अब यहां बीच में इसने क्या किया? यही तो स्टाइल आपको सीखना है कि किसी चीज को लंबा कैसे किया जाए, किसी भी बात को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कैसे पेश किया जाए, वो समझा रहा है ये कि जुलाई का रिटेल इन्फ्लेशन कितना? 1.55%। इसके बारे में बताया कि ये जून 2017 से सबसे कम स्तर पे है, लॉवेस्ट है, डिग्री सुपरलेटिव है, दे लग रहा है। ये पॉसिबल हुआ, ये पैसिव वॉइस हो गया। ऑलमोस्ट एंटायरली, एंटायरली भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, लगभग ये संपूर्ण रूप से किससे हुआ? लगभग पूरा असर किसका दिखा? पूरा असर दिखा कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन नाउन है, डिटर्मिनर है, किसमें? फूड प्राइसेस में। इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट और नाउन फ्रेज बन रहा है ये। दिस इज पर्टिकुलरली, नया सेंटेंस है, दिस यहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए यहां पे वर्ब दे रखी है ये वाली। तो दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस पर्टिकुलरली के स्थान पे आप चाहो तो स्पेशली भी यूज कर सकते हो, इस पर्टिकुलरली के स्थान पे आप स्पेशली भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बिकॉज द स्टेटिस्टिकल बेस इफेक्ट वाज लो इन जुलाई। बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हो कि ये 2023 के आंकड़े, ये 2024 के आंकड़े, और ये 2025 के आंकड़े, मान लो ऐसे है। यहां कोई चीज एक है और यहां कोई चीज है वो कुछ भी मान लीजिए 1.5 है, और यहां मान लीजिए 2 है। मैं कहूं कि 2023 की तुलना में ये दुगना हो गया, तो ये बेस इफेक्ट है कि आपने बेस ही किसको माना है? इसको देखकर तो दुगना ही नजर आएगा ये। यही अगर मान लीजिए 10 होता और फिर 11 ही होता तो दुगना थोड़ी ना है, फिर तो आप परसेंटेज निकाल के बताते कि इतना परसेंट का यहाँ पे करेक्शन आया है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेस इफेक्ट जो है ना उसकी बात कर रहा है, तो बेस इफेक्ट ही बहुत कम था, उसके कारण ऐसा लगा। तो ये विशेष करके महत्वपूर्ण है, नोटेबल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज, क्योंकि ये कंजंक्शन हो गया। बिकॉज याद रखो भाई, बिकॉज जो है ना वो कंजंक्शन होता है। बिकॉज तो क्या होता है? कंजंक्शन। और बिकॉज ऑफ जो होता है, बिकॉज ऑफ जो होता है ये होता है प्रेपोजिशन। बिकॉज तो क्या होता है? कंजंक्शन। बिकॉज ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन। मतलब बिकॉज के बाद में आपको सब्जेक्ट वर्ब वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा, जबकि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्या कह रहे हैं? ये विशेष करके महत्वपूर्ण है क्योंकि संख्यात्मक आधार पर अगर देखें, डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल आधार पर देखें, तो बेस इफेक्ट जो है, तो ये बेस इफेक्ट, वैसे स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट पूरा लिख दिया मैंने, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है।
ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज होती है ना, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। ये काम नाउन फ्रेज को करना होता है, याद रखना। तो ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, ये यहाँ पे नाउन फ्रेज होगा। नाउन फ्रेज ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकती है। तो क्या कहा कि स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट जो है वो कम था किसमें, जुलाई में। इन जुलाई जो है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज वैसे हो गई, और वैसे तो इसको आप नाउन फ्रेज भी कह ही सकते हो क्योंकि इनके बाद जुलाई आ रहा है, लेकिन पूरा कम्युलेटिवली अगर मानोगे इसको, इन जुलाई पूरे को, तो ये एडवर्ब कहलाएगा। केवल जुलाई है वो एनपी कहला सकता है, केवल जुलाई नाउन कहला सकता है। बात समझ में आ गई? आगे चलिए, आगे देखो, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनका मीनिंग देख लेते हैं पहले। एक वर्ड दे रखा इंप्लाई। इंप्लाई का मतलब होता है सजेस्ट या इंडिकेट, संकेत करना, संकेत करना। एक दे रखा है एनोमली। एनोमली मतलब अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, ठीक है। एक दे रखा कंसेंसस। इसका मतलब होता है सभी की सहमति, सर्वसम्मति, सर्वसम्मति। और एक सर्ज। सर्ज का मतलब है बढ़ना, ठीक है। देखो, दैट इज का मतलब अर्थात, है ना, इसका मतलब ये है विच मीन्स। दैट इज का मतलब विच मीन्स, इसका मतलब ये है। तो दैट इज अर्थात के लिए आता है। खैर, इसकी वर्ब ये है वैसे। फूड इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये है। इटसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। जनरली सेल्फ वाला पार्ट अगर आप सीधा सब्जेक्ट के बाद लगाते हो तो एम्फेटिक होता है, अगर वर्ब के बाद लगाते हो तो रिफ्लेक्सिव होता है। सेल्फ या सेल्फ जो मतलब या तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है, या तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव, या फिर क्या कहलाता है, एम्फेटिक। ये दो काम करता है। रिपीट कर रहा हूं, जिस शब्द में आप सेल्फ देखते हैं या सेल्व्स देखते हैं, वो उसको या तो नाम दे दीजिए आप रिफ्लेक्सिव, या फिर उसको नाम दीजिए एम्फेटिक। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में आ गया, मान लो आई माई सेल्फ आ गया, वी आवर सेल्फ आ गया, ठीक है, ही हिमसेल्फ आ गया, शी हर सेल्फ आ गया, इट सेल्फ आ गया, तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउन नाम दीजिए। अगर ये वर्ब के बाद में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव कहिए। तो फिलहाल तो वर्ब के बाद में है, तो उसको क्या नाम दे दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव। तो अर्थात फूड इन्फ्लेशन मतलब जो खाद्य महंगाई है, कब, जुलाई 2024 में, ये पूरी फ्रेज एडवर्ब कहलाएगी। वॉज इटसेल्फ, ये वॉज आ रहा है फूड इन्फ्लेशन के लिए, ये खुद ही एट अ 13 मंथ लो, ये 13 महीने के निम्न स्तर पर है, ठीक है, 13 महीने के निम्न स्तर पर है ये। फिर समझिए, अर्थात फूड इन्फ्लेशन जो है मतलब मींस, इसका मतलब समझा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है जुलाई 2024 में वो खुद ही इस स्तर पर थी। देखो, कभी लेवल बताना हो ना आपको, कभी भी आप लेवल बताने की बात करें तो वहां पे एट लगाया करो। तो ये लेवल बता रहा है इसलिए एट आ रहा है। अ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी देखा हमने, श्रिंकेज हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, मिटिगेशन हो सकता है। तो प्राइसेस में ये एक जो कटौती है या कमी है, दिस जुलाई, इस जुलाई में, ओवर दैट फिगर। ओवर दैट फिगर मतलब उस आंकड़े पर, फिगर मतलब डेटा, आंकड़ा, ठीक है। इंप्लाइज वो दिखाता है, अ रियल रिडक्शन की वास्तव में रिडक्शन हुआ है। ये इंप्लाइज जो है ये इसकी वर्ब है। इंप्लाइज का मतलब है सजेस्ट या इंडिकेट करता है कि वास्तव में कटौती हुई है, किसमें, प्राइसेस में। रेदर देन का मतलब इंस्टीड ऑफ, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, के बजाय, किसकी बजाय, अ स्टैटिस्टिकल एनोमली, कि कोई संख्यात्मक, कोई अनियमितता नहीं है, इरेगुलरिटी नहीं है, डेविएशन नहीं है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्शन, एक संकुचन, किसमें, प्राइसेस में, कीमतों में। दिस जुलाई, इस जुलाई की बात है। ओवर दैट फिगर मतलब उस फिगर के संबंध में अगर बात करें हम, ठीक है, तो कह रहा है कि जुलाई के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन आया कीमतों में वो दिखा रहा है एक रियल रिडक्शन, एक वास्तव में कटौती प्राइसेस में, किसकी बजाय, संख्यात्मक अनियमितता के बजाय। ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिकल गलती हो गई है, ये वास्तव में बता रहा है कि यहाँ पे वास्तव में कटौती हुई है प्राइसेस में। तो कॉन्ट्रैक्शन सब्जेक्ट हो गया, इंप्लाइज वर्ब हो गई। वैसे मैं अगर एक एक शब्द को निकालूं तो देखो, ए डिटर्मिनर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन नाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन है, प्राइसेस नाउन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जुलाई नाउन है, ओवर प्रेपोजिशन है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, फिगर नाउन है, ओवर का ऑब्जेक्ट है फिगर, इंप्लाइज है वर्ब है, और रियल रिडक्शन में ए डिटर्मिनर है, रियल एडजेक्टिव है, रिडक्शन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, प्राइसेस नाउन है, रेदर देन ये आपका एक प्रकार से काम करता है एक फ्रेज के रूप में,
ठीक है। अ स्टैटिस्टिकल एनोमली, ए है वो क्या, डिटर्मिनर, स्टैटिस्टिकल एडजेक्टिव, एनोमली नाउन। तो एक कॉन्ट्रैक्शन, एक संकुचन, कोई भी संकुचन, ठीक है। अब ये जो संकुचन हुआ है किस में, जुलाई में, इस जुलाई में, तो ये संकुचन जो था ओवर दैट फिगर, अब ये कह रहा है वो एक आंकड़ा आपने देखा, उससे ज्यादा यहां पे संकुचन हुआ है, ठीक है। ये दिखाता है, ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, सजेस्ट करता है कि भाई वास्तव में रिडक्शन हुआ है, रियल में रिडक्शन हुआ है। और रियल में रिडक्शन कहां तक, यहां पे कह रहा है कि रेदर देन ए स्टैटिस्टिकल एनोमली, मतलब ये कोई संख्यात्मक अनियमितता या डेविएशन, कोई भटकाव नहीं है, ये वास्तव में रिडक्शन की बात ही कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो इससे आगे देखेंगे अगला जो सेंटेंस है, द कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, ये कई बार वन वर्ड में पूछे जाने वाला वर्ड है भाई, अग्रीमेंट या यूनैनिमिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट, दैट डिटरमिनर कंसेंसस नाउन। अमंग इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्रियों के बीच, अमंग प्रेपोजिशन इकोनॉमिस्ट नाउन। तो जो सहमति है, सभी लोग एक जैसे सहम मतलब एक ही जैसी राय रखने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, इज दैट, तो सभी अर्थशास्त्रियों में सर्वसम्मति का विषय क्या है, वो ये है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, दैट दिस विल कंटिन्यू, ये है कि, दैट कंजंक्शन है, दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस सब्जेक्ट बन गया कि ये कंटिन्यू रहेगा, ड्यू टू इंप्रूव्ड सोइंग, किस कारण से, ड्यू टू वैसे तो एक फ्रेज ही होता है, ठीक है, किस कारण से, इंप्रूव्ड सोइंग, सोइंग नाउन है, ये एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ब को तुम एडजेक्टिव बनाते हो और थर्ड फॉर्म के रूप में बनाते हो तो उसको आप क्या नाम देंगे, पास्ट पार्टिसिपल, और अगर तुम आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बनाते हो तो उसको नाम क्या दोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। सोइंग का मतलब होता है बुआई, इंप्रूव्ड मतलब बेटर, ठीक है, अधिक बेहतर तरीके से बुआई हुई है इस कारण, अ गुड मॉनसून, अच्छा मॉनसून, ठीक है, एंड फेवरेबल बेस इफेक्ट, और साथ में फेवरेबल का मतलब है अनुकूल, अनुकूल बेस इफेक्ट भी है। एज, एज यहां कंजंक्शन है, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि इन्फ्लेशन हैड सर्ज्ड, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हो गया, हैड सर्ज्ड वर्ब हो गई, क्योंकि महंगाई ने क्या किया था, महंगाई बढ़ गई थी, अगेन एक बार फिर से, अगेन होता है एडवर्ब, इन द लेटर हाफ ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष के बाद वाले हाफ में, ये लेटर क्या है, एक तो ध्यान रखो लेटर के बाद में लेटर से पहले द लगता है, इसका ऑपोजिट जो होता है ना वो होता है द फॉर्मर, लेटर का ऑपोजिट जो होता है, एंटोनिम होता है, वो क्या होता है, द फॉर्मर। ये किससे बना है, ये इससे बना है, लेट पॉजिटिव डिग्री है, लेटर और लास्ट, ये मैं केवल इसी की बात कर रहा हूं। एक लेटर और होता है उसमें LATER आता है, लाइटर और लेटेस्ट, ये होता है टाइम के लिए, और ये ऊपर वाला जो है ये बताता है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बताना हो तो LATTER आता है, और टाइम बताना हो तो LATER आता है। इसका जो एंटोनिम है वो होता है अर्लियर, टाइम में पहले के लिए अर्लियर आता है और टाइम में बाद के लिए लेटर आता है, सीक्वेंस में पहले के लिए फॉर्मर आता है, सीक्वेंस में बाद के लिए लेटर आता है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात ही करता है, इकोनॉमी वाला आर्टिकल है, फाइनेंशियल आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम है, तो आप 6 महीने काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 6 महीने के बाद, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, उसकी बात कर रहा है, उन 6 महीनों की बात कर रहा है, ठीक है। फिर समझ लो कि कह रहा है कि जो सहमति है किसके बीच, अर्थशास्त्रियों के बीच, वो ये है कि ये जो रुझान आ रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, किस कारण से रहेंगे, क्योंकि बुआई काफी अच्छी हुई है, बीज की बुआई अच्छी हुई है, अच्छा मॉनसून रहा है, फेवरेबल बेस इफेक्ट भी बन रहा है, ठीक है। क्योंकि बेस इफेक्ट फेवरेबल क्यों बन रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बार फिर से बढ़ा है, अब फिर से बढ़ा है तो उसको देखकर अगर तुलना करोगे तो कम ही नजर आएगा महंगाई, सीधी बात है, ठीक है। एक बार फिर से किस में, लास्ट ईयर के जो बाद वाला हाफ था, बाद वाला जो 6 महीने बचे थे उसमें, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हम डिस्कस किए हमने, इम्प्लाई, एनोमली, कंसेंसस, सर्ज। सर्ज का मतलब एस्केलेट, राइज, ग्रो, लीप, है ना, बढ़ना। सर्ज का सिनोनिम क्या है, एस्केलेट, राइज, ग्रो या लीप, याद रखिए। नेक्स्ट में ये, इसमें जो दो चार वर्ड्स हैं वो देख लो। एक ऑन बैलेंस है, ऑन बैलेंस का मतलब है कुल मिलाकर, ऑन बैलेंस का मतलब क्या है, कुल मिलाकर। और एक है आउटलुक, आउटलुक का मतलब है नजरिया, या यहां पे तो खैर संभावना लिख लीजिए, संभावना या पूर्वानुमान, या तो आप इसे कहिए संभावना
या इसे आप कहिए पूर्वानुमान, संभावना या पूर्वानुमान, ठीक है। दी अदर पॉजिटिव, एक और जो सकारात्मक बात है, पॉजिटिव जो है ना वो एडजेक्टिव भी होता है, पॉजिटिव नाउन भी होता है। यहां मुझे नाउन का कैसे पता लगा, क्योंकि ये डिटर्मिनर है, ये भी डिटर्मिनर है, तो ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन है, दी अदर डिटर्मिनर ही होता है पूरा मिला के ही, ठीक है। तो ये नाउन हो गया। तो एक और सकारात्मक बात, पॉजिटिव यहाँ पे नाउन हो गया। वॉज, ये इसकी क्रिया। याद रखो, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में नाउन तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। नाउन, नाउन फ्रेज पक्का मिलेगा। एक और जो सकारात्मक बात है वो ये थी कि कोर इन्फ्लेशन, देखो दो इन्फ्लेशन होती है, एक तो होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। एक तो होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये दो प्रकार की इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो होता है, इसके अंदर हम एनर्जी और फूड प्राइसेस को माइनस करते हैं। एनर्जी और फूड आइटम्स जो है ना, ये माइनस कर देते हैं और इसमें ये चीज जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब वो एक सूची, वो इंडेक्स जो सबको कम्युलेटिवली मेजर करती है, उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। उनमें से फूड एनर्जी आइटम्स को निकाल दोगे तो उसको हम बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। तो क्या कह रहा है, एक और सकारात्मक पहलू ये था, तो ये क्रिया हो गई, ये कंजंक्शन हो गया। अब नया वाक्य स्टार्ट है, तो कोर इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन है, विच रिमूव्स, अब विच के बाद में ये थोड़ा सा इसने रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया, रिलेटिव क्लॉज दे दिया। ये समझा रहा है कोर इन्फ्लेशन में होता क्या है, जो कि हटाती है। ये भी चाह रहा है कोर इन्फ्लेशन के लिए, इसकी वर्ब हो गई रिमूव, जो हटाती है किसको, इफेक्ट को। इफेक्ट किसका, फ्यूल एंड फूड। वही बताया मैंने कि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल तो शामिल करते नहीं है, फ्यूल तो एनर्जी हो गया। फेल टू, अब ये कोर इन्फ्लेशन की वर्ब है फेल, ये गिरी, इसमें गिरावट आई, ये वर्ब हो गई, ठीक है। अच्छा, फेल जो है वो फॉल की सेकेंड फॉर्म है, ये बता दूंगा आप थोड़ी देर में आपको, एक बार समझ लो। ये गिरी है कहां तक, 4.1% तक, तो यहां तक ये लेवल बता रहा है, यहां तक गिरी है, तो ये 4.1% तक गिरी है। विच इज, विच यहां पे अब इसी के लिए आ रहा है, ये जो गिरावट आई है, विच की वर्ब इज आ गई। ये गिरावट आरबीआई का टारगेट है, यही आरबीआई का लक्ष्य है। तो समझो, एक फॉल वर्ब होती है, एक फेल होती है। फॉल होती है वो इंट्रेंजिटिव वर्ब होती है, फेल है वो ट्रेंजिटिव वर्ब है। फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल और फॉलन होती है, और फेल की सेकेंड फॉर्म फेलिड और फेलिड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉल के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इंट्रेंजिटिव वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव है, इसके बाद में वर्ब आती है, मतलब ऑब्जेक्ट आता है। तो एक और सकारात्मक बात यह थी कि कोर इन्फ्लेशन जो है, जो कि फूड और फ्यूल का इफेक्ट हटा देता है, उसमें 4.1% तक गिरावट आई है, जो कि आरबीआई का लक्ष्य है, ठीक है। ऑन बैलेंस मतलब कुल मिलाकर, है ना। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल कह दीजिए, ऑल इन ऑल कह दीजिए, बाई एंड लार्ज कह दीजिए, तो कुल मिलाकर द आउटलुक, आउटलुक का मतलब क्या है, प्रोस्पेक्ट या फोरकास्ट, मतलब जो संभावना है। कुल मिलाकर संभावना जो है इन्फ्लेशन की, वो ठीक दिख रही है, अच्छी दिख रही है। आउटलुक की वर्ब है वो लुक्स है। अच्छा, दिखने के अर्थ में लुक ही होता, लुकिंग नहीं होता। अगर लुक का मतलब दिखना है, लुक का मतलब अगर दिखना है, वो एक इंस्टाग्राम वाला डायलॉग थोड़ा सा अलग है ना, यू आर लुकिंग लाइक अ वाव, वो गलत है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बाकी दिखने के अर्थ में इसके साथ में आईएनजी नहीं लगाएं। अगर लुक का मतलब दिखना है तो इसमें आईएनजी नहीं लगता है। लुक मतलब देखना है और उसके साथ एट लगा रखा है, तो लुक एट होता है ना, इसका मतलब देखना होता है। तो फिर यहां आईएनजी लग सकता है, यहां पे आप आईएनजी लगा सकते हैं, वरना इसमें आईएनजी लगेगा नहीं, और फिर इसको प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर जो आउटलुक है, संभावना है इन्फ्लेशन की, वो ठीक दिख रही है, ठीक है। स्पेशली मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके, ड्यू टू, किस कारण से, ड्यू टू द मॉनसून प्रोग्रेस, मॉनसून के प्रोग्रेस के कारण, मॉनसून के थोड़ा प्रगति के कारण ऐसा हुआ है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। पहले कुछ वर्ड्स हैं वो देख लो, देखो। स्टिच, सॉरी, स्विच अवे फ्रॉम, इसका मतलब है मूव अवे फ्रॉम, डेविएट फ्रॉम, चेंज, मतलब बदल लेना, रास्ता बदल लेना, मार्ग बदल लेना, मार्ग बदल लेना, किसी एक चीज को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाना। समवॉट का मतलब कुछ स्तर तक, कुछ स्तर तक। असर्शन का मतलब दावा, क्लेम या स्टेटमेंट। पोटेंशियली का मतलब संभवतया, ठीक है। और पॉसिबली, एक्सपेक्टेडली। रेंडर मतलब बनाना,
या बनना, दोनों हो सकते हैं, तो कोज या मेक दोनों। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब महत्वहीन, मतलब इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, महत्वहीन। देखो, देयर इज सम रिस्क, देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, देयर इन्वर्जन लेके आता है, देयर एडवर्ब होता है। इन्वर्जन मतलब क्रिया पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता, तो कुछ खतरा भी है। स्पेशली विशेष करके इफ इंडिया डिसाइड्स, यदि भारत डिसाइड करता है, इंडिया की वर्ब डिसाइड्स है, टू स्विच अवे फ्रॉम रशियन ऑयल, मतलब रशियन ऑयल को यूज करना भारत छोड़ दे, रशिया से जो पेट्रोल डीजल मंगवा रहा है वो बंद कर दे, एंड ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर का मतलब है चूजेस, और चुनाव करे, किसका चुनाव करे, फॉर द समवॉट मोर एक्सपेंसिव, तो कुछ अधिक महंगा खाड़ी वाला तेल, खाड़ी देशों से तेल मंगवाना शुरू कर दे, तो कुछ खतरा भी है। तो लेखक कह रहा है कुछ खतरा भी यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा था कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिस्क जो है वो समझा रहा है। तो कुछ खतरा भी है, विशेष करके तब यदि भारत यहाँ डिसाइड करता है कि वो रशियन ऑयल से स्विच कर जाएगा, यहां से मूव अवे कर जाएगा, यहां से डेविएट कर जाएगा, यहां से मार्क को चेंज कर लेगा और चूज करेगा किसको, कुछ अधिक महंगे गल्फ ऑयल को। समवॉट है ना, वो एडवर्ब होता है भाई, याद रखना, समवॉट एडवर्ब है। बट लेकिन दिस इज, बट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है, तो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए आया है, कंजंक्शन है। दिस इज अनलाइकली, लेकिन ये बात है वो असंभव है, अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल, ये अनलाइकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, वैसे अनलाइकली एडवर्ब भी हो सकता है, फिलहाल एडजेक्टिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिस तो है सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ही होता है, एडवर्ब कभी नहीं होता है, इसलिए अनलाइकली यहाँ एडजेक्टिव है। गिवन प्रेपोजिशन है, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, ये मानते हुए, ये देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये असंभव है, किसको देखते हुए, गवर्नमेंट के दावों को देखते हुए। गवर्नमेंट ने कुछ दावे किए हैं, असर्शन क्या है, क्लेम है, स्टेटमेंट है, क्या दावे किए हैं, दैट इट विल प्रायोरिटाइज, की सरकार, इट यहां पे सरकार के लिए आ रहा है कि सरकार जो है प्राथमिकता देगी इंडिया इंटरेस्ट, भारत के हितों को। भारत, मतलब मोदी जी ने कहा था कि हम तेल उनसे लेंगे जो सस्ता मिलेगा, क्योंकि हम, मुझे 150 करोड़ देशवासियों की फिक्र है, मुझे भारत की फिक्र है, तो ये उसी स्टेटमेंट को इसने कोट किया है। बट दिस इज अनलाइकली, लेकिन ये असंभव है, ये देखते हुए, क्या देखते हुए, गवर्नमेंट के दावों को देखते हुए। दावे क्या हैं, दैट कंजंक्शन लगाया, इट विल प्रायोरिटाइज, की गवर्नमेंट जो है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये प्रायोरिटाइज करेगी, ये प्रायोरिटी देगी किसको, भारत के हितों को, ठीक है। इन एनी केस, मतलब कोई भी केस हो, कुछ भी होता हो, मान लो, बहरहाल कह सकते हो, बहरहाल द ट्रंप पुतिन मीट, ये जो ट्रंप पुतिन की मुलाकात है वो कुड, ये संभावना बता रही है, पोटेंशियली का मतलब क्या है, पॉसिबली, एक्सपेक्टेडली, रेंडर का मतलब क्या है, मेक या कोज, तो ये ट्रंप पुतिन की मुलाकात जो है वो हो सकता है संभवतया बना दे लेटेस्ट टैरिफ ऑब्स्टेकल्स, जो हाल फिलहाल टैरिफ के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स का मतलब जो हिंड्रेंसेस बने हुए हैं, हिंड्रेंस है, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावटें हैं, ठीक है, इसको बना दे महत्वहीन। इनकॉन्सिक्वेंशियल जो है वो एडजेक्टिव हो गया भाई, जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन एनी केस, चलो कुछ भी होता हो, बहरहाल ऐसा समझें कि ट्रंप पुतिन मुलाकात जो है, ये वर्ब सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, पोटेंशियली एडवर्ब, कि ये संभवतया बना देगी, बना सकती है, किसको, इसको बना सकती है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या बना सकती है, महत्वहीन बना सकती है। बात समझ में आ गई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।